Good morning, student. Today we are going to start a new topic of revenue system by the British introduced in India. That in previous we have studied about the permanent settlement, and this video we will study about the Mahalwari system. Now, what is Mahal? Mahal in British revenue record, it is a revenue state which may be a village or a group of village. महल का मतलब होता है उन रेवेन्यू रिकॉर्ड के ब्रिटिश के रेवेन्यू रिकॉर्ड के अनुसार विलेज या एक ग्रुप ऑफ विलेज से जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था डेट इज़ कॉल्ड ए महल एंड इट इज़ कॉल्ड ए महलवारी सिस्टम. बाय अर्ली 19th सेंचुरी द कंपनी ऑफिशियल जो शुरू में जो 19th सेंचुरी में जो आपके कंपनी ऑफिसर्स थे उन्होंने जो है अपने रेवेन्यू सिस्टम के प्लान में चेंजेस किया. एक नई सिस्टम जो है आपकी इंट्रोड्यूस की गई थी. एक मैगज़ीन वाज द कन्वीनियंस्ड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ विलेज इन नॉर्थ इंडियन सोसाइटी. उन्होंने जो ये बताया कि किस तरह से नॉर्थ इंडिया में जो है आपका विलेज की इम्पॉर्टेंट है. ही वांटेड टू प्रिजर्व दिस इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन. ही सेंड कलेक्टर टू डिफरेंट विलेज. अलग अलग एरिया में जो उन्होंने कलेक्टर भेजा जहाँ से वो लोग सर्वे कर रहे, जो डाटा जो है कलेक्ट किया गया, डाटा रिगार्ड लैंड साइज़ के, कहाँ कितनी ज़मीनें हैं, किस टाइप की ज़मीनें हैं, कौन से कस्टम्स है, राइट टू डिफरेंट ग्रुप ऑफ कलेक्शन, किस तरह से जो है वो लोग अलग अलग जो है कलेक्ट करते थे रेवेन्यू. द रेवेन्यू एस्टिमेट वाज डन फॉर द ईच विलेज. यानी हर एक गांव से जो है आपका एस्टिमेट कलेक्ट किया जाता था कि किस गांव से जो है कितना रेवेन्यू आपका कलेक्ट हो सकता है. द विलेज वाज नॉन एज द महल. महल जैसे मैंने बताया कि महल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ विलेज और ए विलेज, एक पर्टिकुलर एरिया से जहाँ से जो है आपका रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है. इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड टू रिवाइज द रेवेन्यू डिमांड पीरियडिकली. यानी आपका बीच बीच में जो है आपके जो रेवेन्यू है उसके डिमांड को पीरियडिकली जो है उसमें रिवाइज में कुछ चेंजेस भी किया जाता था. द विलेज हेडमैन वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेवेन्यू कलेक्टर. जो गाँव का हेड होता था उसको ये अथॉरिटी दी जाती थी कि आप जो है उस जगह से जो है आपका रेवेन्यू जो है कलेक्ट करके जो है आपका दें. This system of land revenue was considered as one of the best system because it embodied the good features of both permanent and रैयतवारी of land revenue. ऐसा माना जाता है कि ये सिस्टम जो है काफ़ी अच्छा माना जाता था क्योंकि जो है आपका इसमें जो है आपका फिक्स रेवेन्यू वाज पेज टू बी पेड इन कैश. इट कुड बी रिवाइज आफ्टर 30 ईयर्स. एक फ़िक्स अमाउंट जो है फिक्स कर दिया गया था कि इतने जो है आपको ब्रिटिश को जो है रेवेन्यू देना है. हर 30 साल के बाद जो है इसको रिवाइज किया जाता था, एक नया किया जाता था. तो उतनी जो है बाकी जो परमानेंट सेटलमेंट जैसे हम लोगों ने देखा था उससे काफ़ी ज़्यादा इसमें राहत थी. इसके बाद आपका आता है मुनरो सिस्टम. मुनरो जो सिस्टम था एक मुनरो जो थॉमस मुनरो थे उनके नाम पे जो था. दिस सिस्टम वाज आल्सो नॉन एज रैयतवारी सिस्टम. जैसे हम लोगों ने पहले अभी परमानेंट सेटलमेंट पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने आपका महलवारी सिस्टम पढ़ा. तो हम लोगों ने जैसे महलवारी सिस्टम मैंने बताया कि महलवारी सिस्टम जो है आपका रैयतवारी सिस्टम और परमानेंट सेटलमेंट दोनों से जो है काफ़ी अच्छा माना जाता था. दिस सिस्टम वाज आल्सो नॉन एज रैयतवारी सिस्टम. इट वाज फर्स्ट ट्राइड इन ए स्मॉल स्केल बाय कैप्टन. एक छोटे सी जगह में जो सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, इसका एक्सपेरिमेंट किया गया था. ही ट्राइड इट इन सम ऑफ दोज एरिया विच वर टेकन ओवर आफ्टर अ डिफीट ऑफ टीपू सुल्तान. टीपू सुल्तान का जैसे हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि मैसूर की जो वॉर हुआ था उसमें टीपू सुल्तान हार गया था, उसके बहुत सारे एरिया जो है उससे ले लिए गए थे. तो सबसे पहले वो उस एरिया में जो है टीपू सुल्तान के जो डिफीटेड एरिया है वहाँ इसको इंट्रोड्यूस करना चाहता था. दिस सिस्टम वॉज subsequently developed by Thomas More. This system was gradually implemented over South India. सबसे ज़्यादा तो है यहाँ साउथ इंडिया में इसको किया गया था. देयर वे नो ट्रेडिशनल ज़मींदार. कुछ ऐसे ट्रेडिशनल ज़मींदार वगैरह नहीं होते थे कि पुराने ज़मींदार होते थे. हैंस द सेटलमेंट हैड टू बी डायरेक्टली मेड बाय द कल्टीवेटर. जो डायरेक्ट जो कल्टीवेटर होते थे, जो किसान होते थे, जो ज़मीन के मालिक होते थे, जो गाते थे, उनसे ही जो है ये इंट्रोड्यूस किए. द रैयत हैड बीन टिलिंग द लैंड ऑफ जनरेशन. देयर फील्ड वेर केयरफुली सर्वे टू मेक द रेवेन्यू असेसमेंट. तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो है थॉमस मुनरो जो थे
उन्होंने जो है आपका जो रैयत वारी सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया था, ये वो 1820 में गवर्नर जनरल बने थे। उन्होंने जो एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, उसमें रैयत वारी सिस्टम या मुनरो सिस्टम भी कहा जाता है। इसमें जो है कंपनी जो है डायरेक्ट कांटेक्ट विद रैयत फॉर रेवेन्यू, यानी डायरेक्ट जिससे वो कलेक्ट करते थे उनसे कांटेक्ट रहता था। दे बॉन्ड टू डिपॉजिट रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट एंड रेवेन्यू वाज फिक्स्ड फॉर 20 to 40, मतलब एक बॉन्ड साइन कर दिया गया था, किया गया था कि आपको 20 से 40 साल के बीच में बॉन्ड साइन किया गया था कि आपको इतना रेवेन्यू जो है आपको कंपनी को देना है। दिस सिस्टम फेल बिकॉज द हाई रेवेन्यू एंड द हरैश मेथड ऑफ कलेक्शन। ये सिस्टम बहुत ज़्यादा नहीं चला क्योंकि बहुत ही गलत तरीके से इसको कलेक्ट किया जाता था और रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा था। अब ऐसा तो नहीं कि कभी आपका खेती काफ़ी अच्छी होगी, फसल अच्छी हुई या कभी नहीं हुई, या नहीं हुई तो कैसे पे किया जाता, तो बहुत ही बुरे तरीके से कलेक्ट किया जाता था। Through this system, effort were made to overcome the drawback of the permanent settlement. इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने का रीज़न ये था कि परमानेंट सेटलमेंट में जितने भी ड्रॉबैक थे, जितनी भी कमियां थी और जितना भी नुकसान उनको हुआ था रेवेन्यू कलेक्शन में, उसकी भरपाई के लिए किया गया था। लेकिन इसको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं, इससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा उनको नहीं हुआ था। फिर इसके बाद आपका आता है प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिव रेवेन्यू डिमांड। अब जो आपके किसान हैं उनके पास काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आ गई कि भाई इतना ज़्यादा उनसे जो है बहुत एक्सेसिव रेवेन्यू डिमांड किया जा रहा है ब्रिटिश के ज़रिए। द रेवेन्यू ऑफिशियल वांटेड टू इंक्रीज द इनकम फ्रॉम लैंड, हैंस दे फिक्स वेरी हाई रेवेन्यू। The official revenue official wanted to increase income from land. They wanted the income from land, hence they fixed, यानी वो जो है सबसे ज़्यादा जो है रेवेन्यू तो खेती से ही मिलता था, तो उन्होंने एक फ़िक्स कर दिया था और बहुत हाई डिमांड में जो है फ़िक्स किया था, जिसकी वजह से पीसेंट्स हैव नो एबल टू पे द रेवेन्यू। द रॉयत फेल्ड टू कंट्री साइड एंड द विलेजेस बिकम डेजर्ट इन मैनी रीजन्स, यानी कई जगह जो है आपको कंट्री साइड या गाँव में जो है आपके रेवेन्यू पीसेंट जो है रेवेन्यू देने के काबिल नहीं रहे। दे हैव नो एबल टू गिव एंड द एरिया एंड द लैंड बिकम डेजर्ट, पूरी बंजर हो गई थी ज़मीन। क्रॉप for the Europeans. Now, by the 18th century, the company also tried to expand the cultivation of opium and indigo. इंडिगो की खेती और ओपियम, ये दोनों से जो है ब्रिटिश को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था, इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती थी। टू दे वांट टू कल्टीवेट मोर opium and indigo. In the subsequently in 150 year, the British also persuaded forced cultivator to produce other crop like jute, tea, sugar. All these are the कैश क्रॉप है ना, ये जितने भी कैश क्रॉप थे उनको फोर्स किया जाता था कि आप इसी चीज़ों को उगाओ, ताकि क्योंकि उनको जो है आपका यूरोप में इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है और वो उनको वहाँ सप्लाई करना चाहते हैं। तो इस तरह से जो है आपका देख सकते हो कि किस तरह से हाई डिमांड ऑफ इन द ट्रॉपिकल क्लाइमेट ऑफ इज़ गुड फॉर इंडिगो प्लांट। हमारा जो देश है ट्रॉपिकल एरिया में है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, तो यहाँ इंडिगो की खेती करना, प्लांटेशन करना बहुत ही अच्छा है, यहाँ क्लाइमेट उसके लिए सूटेबल है। तो बाय द 19th सेंचुरी इंडिया इंडिगो वाज बीइंग यूज्ड इन इटली। जो इंडिया के इंडिगो है वो इटली में यूज़ हो रहे थे, फ्रांस एंड ब्रिटेन। But the price of the indigo was very high, hence the small amount of Indian indigo could reach the European market. उस इंडिगो की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, चूँकि बहुत ही कम अमाउंट ऑफ इंडिगो जो है यूरोप के मार्केट में पहुंच पा रहा था। तो अब चूँकि इससे जो है बाकी देश को बहुत ज़्यादा डिमांड थी, तो यूरोप ये चाह रहे थे, यूरोपियंस, कि हमारे पास जो है इंडिगो ज़्यादा है ताकि हमारी बिक्री ज़्यादा, हमारा इनकम ज़्यादा हो। वुड इन अनदर प्लांट विच इज़ यूज फॉर मेकिंग वॉयलेट एंड ब्लू डाइज। ये एक वुड जो है अलग प्लांट था जो आपका कपड़ों में डाई करते हैं ना, वॉयलेट और ब्लू कलर के लिए इस प्लांट को यूज़ किया जाता। वुड इज़ ए प्लांट ऑफ टेम्परेचर जोन एंड हैंड वॉज इजली अवेलेबल इन यूरोप। ये जो है यूरोप में जो है इजली अवेलेबल है। वुड वाज ग्रोन इन नॉर्थन इटली, सदर्न फ्रांस एंड इन पार्ट ऑफ जर्मनी एंड ब्रिटेन। द वुड प्रोड्यूसर ऑफ यूरोप वेयर वरीड बाय द competition from indigo, hence pressurized their government to ban the import of indigo. अब ये दो डाई करने
की जो खेती जो पौधे थी, इनकी खेती जो है आपका यूरोपियन कंट्रीज़ में हो रहे थे, क्योंकि वहाँ टेम्परेट जोन में ये खेती बहुत अच्छी होती थी। अब इंडिगो का जो प्लांट था, ये भी डाई करने के लिए यूज़ किया जाता था, लेकिन जो है इसको ब्रिटिश जो थे यहाँ से सस्ते दामों में ले जाके वहाँ बेचते थे। तो वहाँ जब यूरोप में ये चीज़ें बिकती थी, सो द देयर फार्मर्स दे प्रेशराइज द गवर्नमेंट, क्योंकि उनको compete करना मुश्किल हो, उनको काफ़ी ज़्यादा चिंता हो गई थी कि अगर हम ये चीज़ें वहाँ इंडिया से आएगी तो हमारी चीज़ें नहीं बिकेंगी। सो दे डिमांडेड द गवर्नमेंट टू प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू बैन द इंडिगो फ्रॉम coming from India. So here we in this video we have studied about the how the different types of revenue system were introduced in India and how the experiment, and it is not so useful for the Indians also, especially for the Indians and British also, and how the British to increase their profit they forcefully demand the cultivator to produce the indigo. In next video we will study about the conditions.